मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में हम 235 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे 236 नंबर प्रश्न से। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का 236 नंबर। क्या है कि ब्राउन बौने के संबंध में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही है। ठीक है, वह अब तक सूर्य के पड़ोस में सबसे आम प्रकार के स्टार हैं। सूर्य के पड़ोस में मतलब सूर्य के पास में, तो सूर्य के पास में सबसे आम प्रकार के स्टार है क्या ब्राउन बौने। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि उनमें सबसे भारी गैस, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस होती है वो विशाल ग्रहों, कम से कम बड़े सितारों के बीच एक द्रव्यमान है। उनमें जो भरी गैस है वो क्या है, विशाल ग्रहों और कम से कम जो बड़े सितारे हैं उनके बीच का द्रव्यमान है। तो ये बात सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही, पहला स्टेटमेंट गलत। सही पूछा गया, इसलिए सही उत्तर हो गया बी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बी सही उत्तर इसका। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। एक भूरे रंग का बौना एक प्रकार की सब स्टेलर ऑब्जेक्ट है। क्या है, ध्यान रखना है कि सब स्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसमें सबसे भारी गैस विशाल ग्रहों और कम से कम बड़े पैमाने पर तारों के बीच एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो सब स्टेलर ऑब्जेक्ट इनमें क्या होता है, सबसे भारी जो विशाल ग्रह हैं और कम से कम बड़े पैमाने वाले तारे हैं, इन दोनों के बीच का द्रव्यमान होता है सब स्टेलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे है एक लाल बौना मुख्य अनुक्रम में सबसे छोटा होता है। लाल बौना जो होता है ये सबसे छोटा होता है और सबसे ठंडा होता है। सबसे छोटा, सबसे ठंडा, लाल बौना। ठीक, लाल बौने अब तक कम से कम सूर्य के पड़ोस में मिल्की वे में सबसे आम प्रकार के स्टार है। कौन, तो मिल्की वे में सबसे आम प्रकार का स्टार कौन है, लाल बौना। ठीक, लेकिन उनकी कम चमक के कारण क्या है कि लाल बौने की कम चमक होती है, तो ये क्या होते हैं, लाल बौनों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। हम सब क्या है, इनकी चमक जो कम होती है इससे हम इनको आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र। अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र है REC के बारे में बताना सही कथन कौन सा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है इसका, अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र 5 प्रकार के होते हैं। सही है क्या। दूसरा है इनका कारोबार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया जा सकता है। भाई अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका क्या काम हो सकता है, तो पहला तो गलत है। ठीक, और ये दूसरा पहला दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। इसकी व्याख्या देख लेते क्या है, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखते क्या है इसकी व्याख्या। ये 2 श्रेणियों में होता है। इसकी 2 श्रेणियां हैं, एक है सौर REC और दूसरा गैर सौर REC। एक सौर अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र, दूसरा गैर सौर ऊर्जा प्रमाण पत्र। ठीक है, अब सौर REC क्या है भाई, सौर REC सौर ऊर्जा पर आधारित, सौर से ही पता चल रहा कि सौर ऊर्जा पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में बिजली उत्पादन के लिए पात्र संस्थाओं को जारी किया जाता है। तो सौर REC किसके लिए जारी किया जाता है, जो सौर ऊर्जा पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में बिजली उत्पादन के लिए पात्र संस्थाओं को जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब सौर REC क्या है, सौर REC जो प्रमाण पत्र है वो किसको दिया जाता है, जो सौर ऊर्जा पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिजली उत्पादन कर रहे हैं उन्हीं संस्थाओं को दिया जाता है। और गैर सौर ऊर्जा की बात करें अगर सौर REC, तो सौर के अलावा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर बिजली उत्पादन के लिए जो पात्र संस्थाएं होती हैं उनके लिए ये जारी किया जाता है। अब सौर के अलावा कौन कौन सी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, तो आपका है पन बिजली बोलते हैं, पानी वाली बिजली। ठीक है,
वायु, पवन, ये सब क्या है, सौर ऊर्जा के अलावा वाले हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। ठीक है, अब समझ में आया पहला। आगे है, REC को केवल CERC द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंजों में एक्सचेंज किया जाएगा। CERC के द्वारा किस में किया जाएगा, अनुमोदित, CERC द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंजों में एक्सचेंज किया जाएगा, ना कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पाइका विद्रोह। ये पाइका विद्रोह क्या है, पाइका विद्रोह है, इसमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वही बताना हमें, गलत कौन सा है ये बताना। ठीक है, तो वही देखते हैं। बख्शी जगबंधु विद्याधर खुर्दा के राजा थे, सही बात है क्या। बख्शी जगबंधु विद्याधर खुर्दा के राजा थे, तो गलत है। ठीक है, दूसरा है ओडिशा के पाइक पारंपरिक उत्तरा मिलिशिया थे। ठीक है, ओडिशा के जो पाइक लोग थे वो क्या थे, पारंपरिक रूप से मिलिशिया थे। ठीक है, उत्तरा मिलिशिया। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर हो गया ए। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसका सही उत्तर ए है। बख्शी जगबंधु जो विद्याधर थे वो खुर्दा के राजा जो थे उनके सेना के प्रमुख थे। बख्शी जगबंधु विद्याधर पाइक विद्रोह के नेता थे और ये खुर्दा के राजा की सेना के प्रमुख भी थे। ठीक है, आगे है कि ओडिशा के जो पाइक लोग थे वो पारंपरिक रूप से उतरे हुए मिलिशिया, मतलब फुट सैनिकों का शाब्दिक अर्थ होता है उतरे हुए मिलिशिया। क्या होता है, फुट सैनिकों का शाब्दिक अर्थ होता है उतरे हुए मिलिशिया। और वंशानुगत आधार पर अपनी सैन्य सेवा, वंशानुगत आधार पर ये ध्यान रखना है कि वंशानुगत आधार पर अपनी सैन्य सेवा और पुलिसिंग कार्यों के लिए मुफ्त भूमि के किराए पर रहते थे, आनंद लेते थे, मतलब रहते थे। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए सही हुआ। तो वंशानुगत रूप से थे, सैन्य सेवा पुलिसिंग कार्यों के लिए इनको मुफ्त में भूमि किराए पर दे दी जाती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो भाई इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। वहाबी आंदोलन एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, बात तो सही है, आपने पढ़ा होगा। वहाबी आंदोलन क्या था, एक इस्लामी पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वहाबी भारत में अंग्रेजी शासन का समर्थन कर रहे थे, ये बिल्कुल नहीं सही है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर ए है। अब देखिए क्या है इसका सही उत्तर। वहाबी आंदोलन अनिवार्य रूप से एक इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, सही है। इसकी स्थापना रायबरेली के थे सैयद अहमद। रायबरेली, रायबरेली कहाँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो वहाँ के सैयद अहमद थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जो अब्दुल वहाब की शिक्षाओं से प्रेरित था। तो प्रेरित किसकी शिक्षा से था, अब्दुल वहाब, बहाव के नाम से। ठीक है, क्या नाम है, अब्दुल वहाब के नाम से एक व्यक्ति हैं, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित था। रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, किसकी, वहाबी आंदोलन की। ठीक है, आगे है 1849 में 1849 में सिख शासक की हार, पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व में शामिल करने के बाद, पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व में शामिल करने के बाद, सिख शासक की हार के बाद भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व वहाबी हमलों का एकमात्र लक्ष्य बन गया। मतलब जब सिख शासक हार गए, पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए, उसके प्रभुत्व में आ गई, तो उस समय वहाबी जो थे, वहाबी लोगों के हमलों का एक लक्ष्य था, कौन, अंग्रेजी प्रभुत्व। ठीक है, तो ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाने में वहाबियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश
विरोधी भावनाओं को फैलाने में वहाबियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें और दिमाग में बैठाएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में बात हो रही है, कौन सा कथन सही ये बताना है। तो जनरल बख्त खान ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। बख्त खान कहाँ थे, कहाँ के थे, कहाँ का नेतृत्व किया था, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक। दूसरा है, जब विद्रोह हुआ तो बेगम हजरत महल है, बेगम हजरत महल, इन्होंने लखनऊ की बागडोर संभाली। आपको बता दें बेगम हजरत महल कौन है भाई, वाजिद अली शाह की, वाजिद अली शाह की क्या है, विधवा हैं, ठीक। दूसरी चीज बिरजिस कद्र की अम्मा है, बिरजिस कद्र की क्या है, माँ भी है, बिरजिस कादिर, और कहीं कहीं कद्र भी लिखा रहता है, ठीक है, तो इनकी माता जी हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, तो इसलिए सही उत्तर सही पूछा गया, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या देखते क्या है, सही उत्तर इसका बी है। व्याख्या है, बख्त खान ने बरेली सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये बात ध्यान रखनी है, उन्हें दिल्ली ले आए थे, किसको, बरेली, जनरल बख्त खान ने बरेली सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्होंने बरेली के सैनिकों को दिल्ली लेकर आ गए थे, ठीक। बेगम हजरत महल लखनऊ में संभाली और 4 जून 1857 को विद्रोह हुआ है लखनऊ में, ठीक है, 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके ये बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत पूछा जा रहा है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि सही पूछा जा रहा है कि गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था, सही है क्या, सही है, गलत है। डॉक्टर आरसी मजूमदार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं मानते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं इसमें, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी। तो चलिए देखते हैं, गलत पूछा गया था, नहीं, ये दोनों ही स्टेटमेंट, एक मिनट, बीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था, सही है, गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो बीडी सावरकर ने 1857 विद्रोह क्या कहा था, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, एक कथन सही हो गया, ठीक है। दूसरा है, आरसी मजूमदार, डॉक्टर आरसी मजूमदार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं मानते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं अपने आप में। तो पूछा क्या गया, गलत कौन सा है, हमें गलत बताना। जब दोनों ही सही हैं तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, गलत कोई भी नहीं, ठीक है, डी इसका सही उत्तर हुआ। अब देखिए, बीडी सावरकर का नाम विनायक दामोदर सावरकर नाम है, ठीक है। चलिए, अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या नाम, पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना है, किसने लिखा ये ध्यान रखना है। तो द इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बीडी सावरकर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। तो किताब का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दूसरा है कि आरसी मजूमदार इसे ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय मानते हैं और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं। क्यों? क्योंकि देश के बड़े हिस्से अप्रभावित रहे हैं इससे, आपको भी पता है कि ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में ही फैला और लोगों के कई वर्गों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है, बहुत बड़े वर्ग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, इसलिए राष्ट्रीय नहीं हो सकता, ठीक है। स्वतंत्रता का पहला युद्ध नहीं हो सकता, ठीक है, पहला युद्ध भी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ है, याद करिए, सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ किताब, ठीक है। चलिए,
आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सही प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बताना आपको कमेंट में। नेतृत्व किसने किया और कब हुआ था, ये दोनों का उत्तर बताना है आपको कमेंट में, ठीक। सही प्रश्न है। और साथ में अगर बता सके तो आनंद मठ के लेखक, ये तो बता सकते, बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन फिर भी बताना जरूर है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है, सेना सम्मेलन योजना 1861, सेना सम्मेलन योजना 1861 के बारे में बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो भाई देखते हैं कौन सा कथन सही है इसमें। यह कंपनी की यूरोपीय टुकड़ियों को क्राउन की सेवाओं में ले गया था। कौन? सेना सम्मेलन योजना जो 1861 में हुआ था, कंपनी की यूरोपीय टुकड़ियों को क्राउन की सेवाओं में ले गया था, सही बात है। दूसरा क्या है कि सेना और तोपखाने विभागों में सभी उच्च पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थे, ये भी बात सही है। क्यों? भारतीय लोगों को कभी भी कोई उच्च पद नहीं दिया जाता था, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि सही पूछा गया था, इसका सही उत्तर सी हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्या है। सेना सम्मेलन योजना 1861 में क्राउन की सेवाओं के लिए कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को कंपनी के यूरोपीय सैनिकों को स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही। सेना और तोपखाने के विभागों में सभी उच्च पद यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थे। 20वीं सदी के पहले दशक तक किसी भी भारतीय को राजा के कमीशन के लायक नहीं समझा गया था। कमीशन मतलब उच्च पद, ठीक है, इसमें कमीशन वो पैसा वाला कमीशन नहीं, ठीक, पैसे वाला कमीशन मत समझना, ये है राजा का कमीशन के लायक मतलब उच्च पद के लायक नहीं था, ठीक है। 20वीं सदी के पहले दशक तक की बात हो रही है, ध्यान रखना, हो सकता है स्टेटमेंट में दे दे कि 20वीं सदी के पहले दशक तक किसी भी भारतीय को राजा के कमीशन लायक नहीं समझा गया था, तो स्टेटमेंट सही माना जाएगा, ठीक, इतना ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 1904 में स्थापित की गई इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? भाई 1904 में स्थापित हुई है इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो हम बता दें ये भारत में स्थापित नहीं हुई थी, ठीक है, ये संस्था भारत में स्थापित नहीं की गई थी, और इसके संस्थापक रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका नाम याद होगा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1904 में, वो भी। चलिए सी इसका सही उत्तर, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब देखते हैं क्या है इसमें। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, एक भारतीय क्रांतिकारी सेनानी हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस लंदन में भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक भी रहे हैं। तो लंदन में रहे हैं ये, लंदन में ही इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस, भारतीय समाजशास्त्री और के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। चलिए विकल्प सी सही हुआ। आगे भी है, सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियां भारत और इंग्लैंड में पढ़ते हुए शुरू हुई थी। सावरकर की क्रांतिकारी गतिविधियां जो थीं भारत और इंग्लैंड में पढ़ते हुए शुरू हुई थीं, जहां वे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, मतलब ये भी श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले थे इंग्लैंड में जाके, ठीक। अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई बताना है, ठीक है, और इसी से संबंधित एक संस्था है उसका भी नाम बताना आपको। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या बताना कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई है और इससे संबंधित एक संस्था है उसको बताना है। चलिए, और फ्री इंडिया सोसाइटी सहित छात्र समाजों की स्थापना की किसने? बीडी सावरकर ने। तो बीडी सावरकर भारत और इंग्लैंड में पढ़ते हुए क्या किए हैं? क्रांतिकारी गतिविधियों को की शुरुआत की थी, और ये इंडिया हाउस से जुड़े। तो इंडिया हाउस से अगर जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि ये श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले थे। उसके बाद इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सभा, यही है, इससे पहले बहरहाल वो आपको बताना है उत्तर कमेंट में, ठीक है।
और फ्री इंडिया सोसाइटी सहित छात्र समाजों की स्थापना की थी। किसने? वीडी सावरकर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। अभिनव भारत सोसाइटी, प्रश्न ही आ गया तो हो सकता है कि आप सबको आसानी हो जाए, तो आप लोगों को बताना भी नहीं पड़े, हो सकता है परेशानी भी ना झेलनी पड़ेगी। ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी महाराष्ट्र के गुप्त समाजों में से एक थी। महाराष्ट्र के गुप्त समाजों में से एक थी अभिनव भारत सोसाइटी। क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक। अभिनव भारत समाज के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो अभिनव भारत सोसाइटी महाराष्ट्र के गुप्त समाजों में से एक थी। इसके बारे में बताना हमें कि सही कौन सा है। तो भाई देखते हैं कौन सा सही है। इसमें शुरुआत में इसे सावरकर ब्रदर्स ने नासिक में मित्र मेला के रूप में, ठीक है, शुरू किया था। ध्यान रखना है। तो शुरुआत में इसे सावरकर ब्रदर्स ने नासिक में मित्र मेला के रूप में शुरू किया था। यह सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता था। बात सही है। कौन? मित्र मेला की बात हो रही है। यह एएमटी जैक्सन नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। जिला मजिस्ट्रेट थे नासिक के, नाम था एएमटी जैक्सन, की हत्या में शामिल थे। ठीक है, शामिल था मतलब अभिनव भारत सोसाइटी की बात हो रही है, जो इस मामले को द नासिक षड्यंत्र केस। अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से प्रश्न मिल रहे हैं भाई? पहले हम बता दें कि तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या हुई है एएमटी जैक्सन की। ठीक। इसको नाम दिया गया है द नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है। दूसरी चीज, सावरकर ब्रदर्स ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। यही बाद में जाके अभिनव भारत समाज बनता है। ठीक है। तो प्रश्न क्लियर हुआ, इसका आंसर भी क्लियर हो गया। साथ में आप लोगों की एक परेशानी खत्म, क्योंकि प्रश्न जो हम पूछे थे उसका उत्तर मिल गया। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता अभी ईयर के बारे में ना बताए। ठीक है। तो तीनों सही हैं। डी हाँ सही है इसका। ठीक, लीजिए इसके बारे में पूरा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो विनायक सावरकर हैं, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर, दो भाई थे। इन्होंने 1903 में बनाई थी गुप्त समाज मित्र मेला। तो भाई सावरकर बंधुओं ने क्या किया था? मित्र मेला की स्थापना नासिक में की थी 1903 में। ठीक। उस समय महाराष्ट्र में कई ऐसे मेलों, मतलब क्रांतिकारी समाज, जो मेले की बात हो रही है यहाँ पे, वो मेला नहीं कि जहाँ पे आप जाते हैं चाट समोसे खा लेते हैं फिर चले जाते हैं। ये वो मेला था जो क्रांतिकारी समाज जाता था, वहाँ पे मिलने जुलने, एक दूसरे से बातचीत होती थी। वहाँ पे लोग प्लान बनाते थे अपना कि क्या करना है, कैसे करना, कब करना। ठीक, वो वाला मेला है ये। तो ऐसे मेलों में से एक था कौन सा? मित्र मेला। ठीक है, जो कि क्रांतिकारी समाज से संबंधित था, जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे। ठीक। 1904 में क्या हुआ कि विभिन्न शहरों से 200 सदस्यों की एक बैठक में वीडी सावरकर ने क्या किया है? मैजनी के यंग इटली के बाद अभिनव भारत का नाम बदल दिया। नाम है इनका मैजनी है। कहाँ के रहने वाले थे? क्या नाम इनका? गिसिप्पे मैजनी ने यंग इटली के बाद अभिनव भारत नाम बदल दिया 1904 में। ये भी ध्यान रखना है। ठीक। कहाँ? महाराष्ट्र में ही। एमटी जैक्सन हैं, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट हैं। 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, नाम है अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा ऐतिहासिक नासिक षड्यंत्र केस में हत्या कर दी गई थी। किसकी? एमटी जैक्सन की। तो एमटी जैक्सन कौन है? एमटी जैक्सन है नासिक के जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है ना। एमटी जैक्सन नासिक के जिला मजिस्ट्रेट हैं। इनकी हत्या 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा ऐतिहासिक, कौन सा केस है भाई? नासिक षड्यंत्र केस में भारत में क्या हुई? इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसलिए तीसरा कथन भी सही हो गया। ठीक।
अब आपके सारे प्रश्न मिल गए जो हमने पूछे थे, कब स्थापना हुई अभिनव भारत की, और इससे संबंधित एक संस्था है जो क्या नाम है उसका, मित्र मेला। तो अब ये प्रश्न क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 245 नंबर का, इसमें कि बताना कौन सा गलत है, सही नहीं मतलब गलत कौन सा है। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते को संदर्भित करता है, सही बात है, बात तो सही है ना। लखनऊ पैक्ट, ये दो चीज़ें यहाँ हैं, एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हो रहा है, किसके सहयोग से हो रहा भाई, बीजी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट और बीजी तिलक के सहयोग से। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे गरम दल और नरम दल, दो दल थे ना, गरम दल और नरम दल भी यहीं मिल गए थे। ठीक है, कब हुआ था ये, 1916 में। कौन है अध्यक्ष, लखनऊ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, एसी मजूमदार, एसी मजूमदार अध्यक्ष थे। पूरा नाम इनका है अंबिका चरण मजूमदार। और आपको बता दें कि लखनऊ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 का, ये हुआ था नदवा कॉलेज में। अगर आप लखनऊ के हैं तो आपको नदवा कॉलेज के बारे में पता होगा। ठीक है, गोमती नदी के बिल्कुल ठीक सामने ही है। ठीक है ना, तो नदवा कॉलेज में ये सम्मेलन हुआ था और इसमें दो चीज़ें हुई हैं, एक तो गरम दल नरम दल मिले हैं, साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, जिन्ना कांग्रेस के सदस्य और लीग के सदस्य इस संधि के मास्टरमाइंड और वास्तुकार थे, ये भी बात सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो कांग्रेस के सदस्य और लीग के सदस्य, मतलब जिन्ना भी रहे हैं इसमें, कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं और लीग के जो सदस्य रहे हैं, ये सब लोग इस संधि के मास्टरमाइंड और वास्तुकार रहे हैं। हमने बताया था ना कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस से कौन कौन भाई, बीजे तिलक तो बहुत बड़े सपोर्टर थे इस संधि के, उनके साथ साथ कौन, एनी बेसेंट, दोनों क्या हैं इस समय। आपको ये भी पता है कि अधिवेशन जो हो रहा है किसका, वार्षिक अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, वो कब हो रहा है, दिसंबर महीने में। ठीक है, लगभग सभी दिसंबर महीने में हुए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी, इसी महीने में इसकी स्थापना हुई थी। अब तारीख नहीं पता है, हो सकता है कि 31 दिसंबर होगी, बहरहाल ये क्लियर नहीं है। ठीक, लेकिन दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में ही हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ जो हम बताए, बीजी तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों कौन है, ये दोनों लोग कौन क्या है भाई, ये दोनों लोग क्या हैं, इन होम रूल लीग के संस्थापक हैं। ठीक है, इनका होम रूल लीग बनता है अप्रैल में, अप्रैल 1916 में ही बनता है बीजी तिलक का। एनी बेसेंट का बनता है सितंबर 1916 में। ठीक है, सितंबर 1916। तो 1916 में दोनों लोग होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ठीक, अब दिसंबर में हो रहा है क्या, संधि, समझौता मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या है, एक फैक्ट और, अभी क्या फैक्ट है भाई, तो बीजी तिलक की जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना पहले हो गई, अप्रैल में ही, आपको पता भी है, और एनी बेसेंट की हुई है सितंबर में। तो सितंबर में और अप्रैल में अंतर क्या है कि ये अप्रैल पहले आ गया, सितंबर बाद में आ रहा है। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि सबसे पहले काम करना शुरू किया था सितंबर वाले होम रूल लीग ने। ठीक है, होम रूल लीग जो था सितंबर वाला, इसने सबसे पहले काम शुरू कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कई बार स्टेटमेंट में भी आता है और फैक्ट के रूप में भी याद किया जाता है कि सबसे पहले होम रूल लीग किसके होम रूल लीग ने काम करना शुरू किया। तो आपको ध्यान होना चाहिए सितंबर वाला मतलब एनी बेसेंट के। ध्यान ये भी रखना है
कि बीजी तिलक का जो होम रूल लीग था उसकी अपेक्षा एनी बेसेंट का होम रूल लीग ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कई सारी चीज़ें हम बता दिए। चलिए अब देखिए इस पे आते हैं प्रश्न पे। हम क्या है भाई, प्रश्न है कि लखनऊ पैक्ट हमने बताया अभी 1916 में हो रहा है और AC मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, मुस्लिम लीग कांग्रेस बीच समझौता हो रहा। दूसरा है इसमें जिन्ना है कांग्रेस सदस्य, लीग के सदस्य जो रहे ये सब मास्टरमाइंड और वास्तुकार रहे ये लोग। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया गलत कौन सा है, तो गलत जब कोई नहीं है तो इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर डी ही है। ठीक, डी इसका सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं क्या है। कांग्रेस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। विचार ये था कि इस तरह की संयुक्त मांग से हिंदू मुस्लिम एकता का आभास होगा, ऐसी बात थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का आभास होने के लिए क्या किया गया, कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ है। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा है कांग्रेस के सदस्य, लीग के सदस्य और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना इसके मास्टरमाइंड और वास्तुकार थे। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार, इसके बारे में जानते होंगे। कब आया था भाई, 1909 तभी आया था ना। मिंटो कौन है, मिंटो हैं आपके वायसराय, नाम है इनका लॉर्ड मिंटो। और आपके मार्ले कौन है, नाम अजीब है लेकिन मार्ले हैं तो मार्ले हैं बस। ठीक है, तो मार्ले क्या थे भाई, भारत सचिव हैं ये। मार्ले रहे हैं भारत सचिव और मिंटो रहे हैं आपके भारत के वायसराय। वायसराय की पदवी कब से आ रही है, 57 की क्रांति के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए क्या है, प्रश्न पे आते हैं हम। प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार के बारे में बताना कौन सा कथन सही है। तो सही है इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई थी। बात सही है क्या, मुस्लिम मतदाताओं के लिए जो आय योग्यता थी वो हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई थी। तो ये बात तो सही है, क्योंकि ये किस लिए प्रसिद्ध है, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के लिए प्रसिद्ध है ये मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, तो भाई बात तो सही हो गई। दूसरा स्टेटमेंट है भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो जब दोनों सही हैं और सही पूछा गया तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर सी ही है। देखते हैं क्या है भाई, मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई थी। ठीक है, एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद नियुक्त किया जाना था और सत्येंद्र सिन्हा को 1909 में सबसे पहले नियुक्त किया गया था और ये पहले भारतीय भी थे। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा, जो भी है सत्येंद्र सिन्हा है यहाँ पे। ठीक, तो ये 1909 में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने, किसमें, वायसराय की कार्यकारी परिषद में। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है भाई। अगला प्रश्न है भारत में कारखाना श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए 1881 में लॉर्ड रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम लाया था, पेश किया था। हमने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में। ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का। देखते हैं, 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला कारखाना अधिनियम पेश किया गया था। भाई सही बात है, पेश किया गया था। इसमें कौन सा अधिनियम के, इसमें कौन इस अधिनियम के प्रावधान नहीं थे। अधिनियम ने 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा था क्या। ठीक है, नहीं थे, बताना है तो इसमें 10 वर्ष नहीं था, पहली बात तो। ठीक है, ध्यान होगा आपको, हम पढ़ाए हैं पिछले वाले वीडियो में, बताए थे आपको। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट 10 वर्ष नहीं है, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है महिलाओं के लिए काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे कर दिया गया था, ये भी गलत हो गया। ठीक है,
चलिए, अब दोनों दो तो गलत हो गए, पहला दूसरा तो गलत हो गए, ठीक है। अब देखते हैं, इसने कारखानों में सभी खतरनाक मशीनों को मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से फैसला करना अनिवार्य कर दिया था। ये बात सही है, 100% सही है, ठीक है। अगर आपने ध्यान से उस वीडियो को देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा पहला कारखाना अधिनियम जो था 1881 का, उसमें क्या था, और दूसरा वाला कारखाना अधिनियम आया तो उसमें क्या था। तभी आपको समझ में आएगा जब आप पिछली वाली वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखे होंगे, ठीक। तो भाई तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। तो पूछा क्या गया, प्रावधान जो नहीं थे वो पहला और दूसरा नहीं थे, इसलिए सही उत्तर कौन सा हो गया, ए, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, इसका सही उत्तर ए है। देखिए, कारखाना श्रमिकों की सेवा दशा सुधारने के लिए क्यों लाया गया था, कारखाना श्रमिकों की सेवा दशा सुधारने के लिए पहला कारखाना अधिनियम लाया गया, किसके द्वारा, रिपन के द्वारा, ध्यान रखना है भी। इसमें 7 साल से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसने बच्चों के लिए काम के घंटे कम कर दिए थे, जो महिलाओं की बात हो रही है वो बच्चों पर लागू थी, ठीक। दूसरा है कारखाना अधिनियम 2, क्या है भाई, कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम, पहला तो ये था 81 का, अब दूसरा कारखाना अधिनियम में क्या था, देखते हैं। पहला बिल बच्चों पर केंद्रित था, ये ध्यान होना चाहिए कि बच्चों के लिए बात कर रहा है, 7 साल से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, इनके काम के घंटों में कटौती की जाएगी, ठीक है। अब पहला क्या हुआ कि बच्चों पर केंद्रित था, दूसरा आप देखते हैं, दूसरा बिल जो था वो महिलाओं के काम पर केंद्रित था, महिलाओं पर केंद्रित था। कैसे, महिलाओं के लिए बोला गया कि 11 घंटे काम करेंगे और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी, या सप्ताह में नहीं तो महीने में 4 छुट्टी मिलेगी आपको, ठीक है। और हमने बताया था कि जो छुट्टी का प्रावधान है संडे का, रविवार का, वो उसी टाइम से शुरू किया गया था, ठीक है। ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखे हो तो। अब अगर टाइम होगा तो फिर से देख लेना एक बार। चलिए, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसने कारखानों में सभी खतरनाक मशीनों को मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से फैसला करना अनिवार्य कर दिया था, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट सही हुआ। तो इसने कारखानों में सभी खतरनाक मशीनों को मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से फैसला करना अनिवार्य कर दिया था, मतलब कंपनी अधिनियम, कारखाना अधिनियम पहले की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। खार्ची पूजा है, ठीक है। तो खार्ची पूजा क्या भाई, खार्ची पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है, खार्ची पूजा क्या है, त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, त्रिपुरा ही सही है, हाँ। अब देखते हैं क्या है, इनके भगवान हैं 14 गॉड्स, ठीक है। इनकी पूजा में शामिल त्रिपुरा के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है खार्ची पूजा, ठीक है। यह त्यौहार आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों समुदायों के लोगों की समान भागीदारी पर प्रकाश डालता, मतलब आदिवासी समुदाय, ठीक है, गैर आदिवासी समुदाय जो हैं उन दोनों के समान भागीदारी पर प्रकाश डालता है खार्ची पूजा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अब देखते हैं अगला प्रश्न है 249 नंबर, क्या है, प्रसन्न चंद्र महालनोबिस, नाम क्या है इनका, पीसी महालनोबिस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो पीसी महालनोबिस नाम है इनका, ठीक है ना। अब ये कौन है ये देखना है। तो पीसी महालनोबिस संबंध में बताना कौन सा कथन सही है, देखते हैं कौन सा कथन सही भाई। वह भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, बात सही है क्या, नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्यों, पहली नहीं ये दूसरी के थे, ठीक, तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा स्टेटमेंट है उन्हें सांख्य पत्रिका के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता, तो बात सही है, इन्होंने सांख्य पत्रिका निकाली थी, ठीक है। तो सांख्य पत्रिका निकाली थी प्रसन्न पीसी महालनोबिस ने, और भारत की पहली नहीं सिर्फ अगली मतलब दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना जो थी उसके वास्तुकार रहे हैं ये, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, सही कथन कौन सा है, तो सही कथन है आपका बी, ठीक है ना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, सही उत्तर इसका बी है।
पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार रहे हैं, तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में औद्योगिकरण और विकास का खाका तैयार किया था। ठीक है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी जर्नल, क्या नाम है, भारतीय सांख्यिकी जर्नल सांख्य की स्थापना और पोषण किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, जाने दीजिए, आ गया उत्तर भी। तो इसमें देखें निम्न में कौन सा कथन है, क्या नाम है इसका भाई, ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म, ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है बी इसका सही उत्तर है। तो ये एक ऐसी स्थिति जहां जीव में नर और मादा दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, उसी को बोलते हैं ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो क्या है कि नर और मादा दोनों की विशेषता पाई जाती है किसी एक ही जीव में। ठीक है, तो वही होता है ज्ञानेंद्रोमॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, वो तो हमने बता दिया, वही है इसकी व्याख्या। चंद्रशेखर सीमा के बारे में पूछा गया है। चंद्रशेखर सीमा है, इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। चंद्रशेखर सीमा अब सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होकर स्वीकार किया जाता, बात तो सही है, 1.4 गुना। इस द्रव्यमान से कम वाला कोई भी सफ़ेद बौना हमेशा के लिए रहेगा। अगर 1.4 से कम भार का अगर बौना है, कम द्रव्यमान का अगर कोई बौना ग्रह है, सफ़ेद बौना ग्रह है, तो वो हमेशा सफ़ेद बौना ही रहेगा। ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हो गए। इसका सही उत्तर हो गया सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। चंद्रशेखर सीमा अब सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना स्वीकार किए। इस द्रव्यमान से कम के साथ कोई भी सफ़ेद बौना हमेशा के लिए एक सफ़ेद बौना रहेगा, जबकि इससे अधिक हो जाए अगर, तो वह तारा अपने जीवन को विस्फोट के उस सबसे हिंसक एक सुपरनोवा में समाप्त करने के लिए नियत रहता है। ठीक है, 1.4 से अगर अधिक हो जाता द्रव्यमान तो क्या होगा, वो सुपरनोवा जैसी विस्फोट, ठीक है, की स्थिति करके समाप्त हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है यंगर ड्रायस क्या है भाई। यंगर ड्रायस किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये है सोलर मिनिमम के साथ। ठीक है, तो यंगर ड्रायस सोलर मिनिमम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते क्या है। यंगर ड्रायस जो है हिमनद स्थितियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यंगर ड्रायस हिमनद स्थितियों से जुड़ा हुआ एक शब्द है। इस शब्द को ध्यान में रखना है, बी सही उत्तर है। हाँ, देखते हैं क्या है। यंगर ड्रायस नाम है, यह 12,900 से 11,000 साल, यही है ना, लेट ग्लेशियल इंटरस्टेडियल के बाद हिमनदों की स्थिति में वापसी थी, जो कि पिछले ग्लेशियल मैक्सिमम एसजीएम के लगभग 20,000 बीपी के बाद से शुरू होने के बाद अस्थायी जलवायु वार्मिंग को उलट दिया था। तो 20,000 साल पहले कुछ हुआ था, ग्लेशियल मैक्सिमम, उसने क्या किया, जलवायु वार्मिंग को उलट दिया था। और यंगर ड्रायस भी एक ऐसी ही स्थिति है जो 12,900 से 11,700 साल पहले लेट ग्लेशियल इंटरस्टेडियल के बाद हिमनदों की स्थिति में वापसी थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। इसमें माइक्रोस्कोपिक जो प्लांक्टन को फोरामिनिफोरा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ये इसी चीज़ से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है, यही यंगर ड्रायस से संबंधित या मिलता जुलता एक शब्द है, माइक्रोस्कोपिक जो प्लांक्टन को फोरामिनिफेरा कहा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, जो प्रश्न पूछा गया उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।